नमस्कार आप सभी को। मैं सरिता कुलकर्णी एस्ट्रो लाइफ जंक्शन चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। नवंबर मंथ के ट्रांसिट के बारे में हम बात करने जा रहे हैं कि नवंबर मंथ हर जन्म राशि या फिर लग्न राशि के लिए किस प्रकार रहेगा। पिछला महीना त्योहारों का था। आप सभी की दिवाली बहुत अच्छी रही होगी, शुभ रही होगी। ग्रहण का सबको ही कुछ ना कुछ इफेक्ट, एक स्ट्रॉन्ग इफेक्ट मिला होगा और वो ग्रहण का इफेक्ट रहेगा भी कुछ समय तक, क्योंकि अब एक और ग्रहण आने वाला है इस महीने। तो उस उन दोनों ही ग्रहों का हमारे ऊपर एक मानसिक तौर पर, और अगर मानसिक तौर पर नहीं है तो फिर शारीरिक तौर पर भी असर रहेगा ही रहेगा। ग्रहण का असर तब होता है जब व्यक्ति की वो राशि होती है या उस राशि में बहुत सारे ग्रह होते हैं पत्रिका में। अब तुला राशि और मेष राशि की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। इसका अर्थ है कि जिन भी लोगों की मेष, तुला ये राशि जन्म राशि है, लग्न राशि है, सूर्य राशि है, तो डेफिनेटली उनके लिए दिक्कत वाली बात होगी ही होगी। कुछ ना कुछ उनको इवेंट्स मिले ही होंगे ही। प्लस अगर आप देखेंगे कि जिनकी मंगल की दशा, शुक्र की दशा, राहु की दशा, केतु की दशा, चंद्र सूर्य की दशा, अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा, इन सब की बात कर रही हूं मैं। खास करके इन दोनों राशियों के स्वामी जो हैं मंगल और शुक्र और राहु केतु, इनकी दशाओं का अगर आपका ये चल रहा है, समय चल रहा है, तो भी आपको इसका बहुत इफेक्ट मिलेगा। तीसरी लेवल होती है कि जब आप इनके नक्षत्रों की बात करते हैं, मतलब अगर हम मंगल और शुक्र के नक्षत्रों की बात करें तो मंगल के नक्षत्र मतलब मृगशीरा, चित्रा और धनिष्ठा। उसी प्रकार से शुक्र के नक्षत्रों की अगर बात करें तो भरणी, पूर्व फाल्गुनी और पूर्व आषाढ़ा। तो इन 6 नक्षत्रों में भी अगर आपके ग्रह हैं या आपके जो आत्मकारक, अमात्य कारक, दर कारक, तो ये भी ग्रह अगर आपके इन नक्षत्रों में हैं तो भी आपके लिए काफी इम्पैक्टफुल रहा होगा और चल रहा होगा एक्चुअली, क्योंकि आने वाले ग्रहण का भी ये जो टाइम पीरियड है इसका भी इस तरह से इम्पैक्ट रहेगा ही रहेगा। अब बात करते हैं कि नवंबर मंथ, नवंबर महीना जो है उसमें ग्रह गोचर क्या है। सबसे पहले वो जान लेते हैं कि देखिए, शनि, गुरु, राहु, केतु ये जो ग्रह हैं ये जनरली बहुत टाइम लेते हैं किसी भी ग्रह को मतलब किसी भी राशि में प्रवेश करने के लिए, क्योंकि गुरु जो है वो लगभग 13 महीने लेते हैं, शनि जो है वो लगभग 2.5 साल चलते हैं, उसमें वक्री भी होते हैं हर साल, और राहु केतु 18 महीने लेते हैं। देखिए बाकी सभी ग्रह जो है वो 1 महीना, 1.5 महीना, इससे ज्यादा का समय नहीं लेते हैं। इसलिए वो जो छोटे ग्रह होते हैं या जिनकी मोशन स्पीड कम होती है, उनकी इम्पैक्ट जो है ना वो हमें रेगुलर लाइफ में ज्यादा मिलते हैं। कोई भी चीज जब परमानेंसी के लिए हम देखते हैं या कोई भी चीज का एक लॉन्ग इम्पैक्ट देखते हैं तो इन ग्रहों के गोचर को देखना चाहिए। और जब आप डे टू डे या वीकली आप कोई चेंज देख रहे हैं, ये बदलाव देख रहे हैं, तो ये आपको ग्रह ज्यादा इम्पैक्टफुल दिखाई देंगे। अब बशर्ते हैं कि वो सभी ग्रह आपके पत्रिका में कहाँ बैठे हुए हैं और क्या कर रहे हैं या किस भाव के स्वामी हैं। अब अब हम बात करेंगे कि नवंबर में जो ग्रह गोचर है तो कौन कौन राशि परिवर्तन कर रहा है। देखिए, तो सबसे पहले जो राशि परिवर्तन कर रहे हैं वो है शुक्र। शुक्र अभी फिलहाल कहाँ चल रहे हैं? तुला राशि में चल रहे हैं, स्वराशि के चल रहे हैं। साथ ही में आप देख रहे हैं कि अभी सूर्य भी चल रहे हैं, मतलब सूर्य का भी राशि परिवर्तन होगा। सूर्य तुला में नीच के होते हैं, परंतु उनका नीचत्व कम हुआ है क्योंकि उस राशि का ही स्वामी वहां पे बैठा हुआ है। इसलिए तो ये कब तक राशि परिवर्तन करने वाले हैं शुक्र? 11 नवंबर को। 11 नवंबर तक ये तुला राशि में है। 11 नवंबर के बाद ये वृश्चिक राशि का फल आपको देंगे। अब इसके बाद नंबर आता है बुध और मंगल का। बुध आप देखेंगे कि अभी फिलहाल चल रहे हैं वृश्चिक राशि में, और बुध आप देखेंगे कि बुध जो है अभी फिलहाल चल रहे हैं तुला राशि में। तुला राशि में काफी भीड़ जमा है अभी फिलहाल, और तुला राशि में बुध निकलकर कब जाएंगे स्कॉर्पियो में? वो है 13 नवंबर को। बुध के बाद में आता है
मंगल मंगल जो है ये अभी फिलहाल चल रहे हैं मेष राशि में, अपनी स्वराशि में चल रहे हैं। अब देखिए मंगल जो है, मंगल अभी फिलहाल वक्र स्थिति में है और मिथुन राशि में थे, राइट, मिथुन राशि में चल रहे थे। अब वो मिथुन राशि में वक्र स्थिति से निकलकर पीछे मुड़ रहे हैं और वो वृषभ राशि में आ रहे हैं। तो वृषभ राशि में कब आ रहे हैं? वो आ रहे हैं 13 नवंबर को। आप देखेंगे कि मंगल की जो स्थिति है ना, वो अगले मई तक लगभग यही ऑसिलेशन होने वाला है। वृषभ से मिथुन, मिथुन से वृषभ, ये एक कड़ी चलने वाली है। ये बहुत इम्पैक्टफुल है कुछ कुछ लग्नों के लिए, क्योंकि जो लोग खास करके अपनी ऊर्जाओं को केंद्रित नहीं कर पाते हैं, तो ये ऊर्जा उनको काफी कुछ अच्छा हेल्प करेगी अपने फोकस को मेंटेन करने के लिए। खास करके कर्क लग्न की बात कर रही हूं मैं, क्योंकि आप देखेंगे कि कर्क लग्न हो या फिर आप देखेंगे कि जिनके भी तीसरे भाव को ये मंगल देख रहे हैं, उनके लिए भी तो यहाँ पे आपका पराक्रम बढ़ रहा है और पराक्रम आपका निश्चित हो रहा है, एग्जीक्यूशन में आ रहा है, इसलिए इसलिए भी आपको इम्पैक्टफुल है। अब इनके बाद में नंबर आता है सूर्य का। सूर्य जो है अभी फिलहाल चल रहे हैं तुला राशि में, जहां पे वो नीचत्व को प्राप्त हो चुके हैं। नीचत्व को प्राप्त होने के कारण कहीं ना कहीं आप सभी की तबीयत में कुछ ना कुछ दिक्कत आई होगी, आपकी इम्यूनिटी में कुछ ना कुछ दिक्कत आई होगी, रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आए होंगे। सूर्य जब नीच के होते हैं तो वो आईना दिखा देते हैं। सूर्य जब नीच के होते हैं तो वो जो भी रिलेशनशिप में जो लूप होल्स है ना, वो ओपन कर देते हैं। मतलब कोई आप अपनी रिलेशनशिप में अगर आपको रिलेशनशिप फेक कर रहे हैं, या फिर आपका जो तरीका है या कंडक्ट है आपका जो, या बिहेवियर है, वो आपने एक रोल प्ले जैसा रखा हुआ है, तो ये वो समय है कि आपका भांडा फूटेगा। ये शब्द शायद गलत होगा, माफ करेगा उसके लिए, परंतु मेरे कहने का अर्थ यह है कि रियलिटी चेक होगा यहाँ पर। लूप होल्स बाहर आएंगे, लूप होल्स बाहर आने के कारण एग्जैक्टली समझ में आएगा, पिन पॉइंटिंग होगी कि दिक्कत है कहाँ, और उसके ऊपर काम करना है कि नहीं करना है वो अलग बात है। मंगल है अभी फिलहाल मिथुन राशि में, क्योंकि काल पुरुष कुंडली में मिथुन राशि तीसरे भाव में आती है, देखिए, तो वो आपका पराक्रम का और एफर्ट्स का भाव है, पहला काम त्रिकोण है। तो आप सभी में कहीं ना कहीं किसी न किसी लाइफ के एस्पेक्ट में आप कुछ ना कुछ जोर लगा ही रहे हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे कि शनि जो है वो अभी मार्गी हुए ही हैं पिछले महीने, मतलब अक्टूबर में, और अब गुरु जो है वो मार्गी होने वाले हैं 24 नवंबर को। तो मतलब नवंबर में जो ग्रह गोचर है, तो यहाँ पे सिर्फ एक बड़ा गोचर जो होने वाला है वो है गुरु का मार्गस्थ होना। गुरु मार्गस्थ अपनी ही राशि में होने वाले हैं, मतलब मीन राशि में ही जो वक्री हुए थे, अब वहीं से वो पलटकर आगे बढ़ना शुरू करेंगे। और नेक्स्ट जो उनका राशि प्रवेश होगा वो होगा मेष राशि का, जो कि अगले साल है। तो इस प्रकार से नवंबर के ग्रह गोचर रहेंगे। अब हम देखेंगे कि हर पर्टिकुलर राशि के लिए ये किस प्रकार से फलीभूत होने वाले हैं। तो मेष से लेकर मीन तक के राशियों के बारे में हम अब चर्चा करेंगे और जानेंगे कि ये जो गोचर है हर लग्न के लिए भी किस प्रकार से प्रभावित रहेगा। आप सभी लोग बड़े कंफ्यूज होते हैं, भगवान जाने क्यों कंफ्यूज होते हैं। मैं हर बार बोलती हूँ कि लग्न राशि जो है वो आपके शारीरिक इम्पैक्ट को बताती है, या जो भी ग्रह है, ग्रह का गोचर हो रहा है, उसका इम्पैक्ट आपके शरीर के ऊपर किस तरह से रहेगा। चंद्र राशि जो है, जहां पे चंद्र स्थित होता है, वो आपके मानसिक स्तर को दर्शाती है कि आपके ऊपर मानसिक तौर पर किस प्रकार से ग्रहों का एक इन्फ्लुएंस रहेगा। कंफ्यूज मत होइए और लिख के रखिए कहीं, अगर आप याद नहीं रख पा रहे हैं तो। और जो भी आपकी जन्म राशि है, जो भी आपकी लग्न राशि है, इवन सूर्य राशि है, उन तीनों राशियों को देखिए जो मैं अब गोचर बताने जा रही हूं, और उन दोनों का मिला जुला रूप, इन टोटालिटी वो कैसे आपको इम्पैक्ट करने वाले हैं, उसके बाद उसका एक निष्कर्ष निकालकर लिख के रखिए कि हाँ, ये महीना शायद मुझे ये अनुभव दे सकते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट,
कि ये एक जनरल प्रिडिक्शन का वीडियो है। देखिए, जो लोग कंसल्टेशन नहीं ले पाते हैं, जो लोग कंसल्टेशन अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, स्पेशली उन लोगों के लिए ये एक प्रयत्न है कि उनको एक 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 मोटे मोटे तौर पर क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए इस महीने, क्या हो सकता है, क्या संभावनाएं हैं, वो उनको मिल सकती हैं। बाकी जब आप अपनी अपनी पत्रिका का विवेचन करवाते हैं तो वो आपका कस्टमाइज, आपका पर्सनल विवेचन है, जहां पर आप अपने पत्रिका के अनुसार, क्योंकि हर पत्रिका यूनिक होती है और उसका एक एक ढलन होती है। देखिए, एक स्केलेटन होता है। आपकी पत्रिका में कौन से, आपकी अभी ग्रह दशा क्या चल रही है, आपका अष्टक पर क्या कहता है, या आपके ग्रह गोचर आपके जन्मस्थ गोचर पे किस प्रकार से परिणाम करते हैं या कनेक्शन बनाते हैं, ये एक वैयक्तिक बात है। देखिए, एक वैयक्तिक बात है। मतलब तो ये वैयक्तिक रूप से जब आप देखते हैं, विवेचन करवाते हैं, तो ज्यादा इम्पैक्टफुल, ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट मिलते हैं। हालांकि आप सभी ने मुझे बहुत प्रोत्साहन दिया है, क्योंकि आपको प्रिडिक्शंस काफी फलीभूत होते हुए दिखे हैं। तो मैं वापस से अनुरोध करूंगी कि नवंबर महीने में भी जो आपको अनुभव आते हैं, तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में आके जरूर साझा कीजिएगा। और हम बढ़ते हैं आगे। अब आप देखेंगे कि कन्या लग्न की हम बात कर रहे हैं और लग्नेश बुध जो है वो द्वितीय स्थान में है, कुटुंब स्थान में है। कुटुंब स्थान में बुध जो है ये कर्म के स्वामी और लग्न के स्वामी बनकर दूसरे भाव में बैठे हुए हैं। अभी ये जो दूसरे भाव में आपको ग्रहमान स्थिति दिखाई दे रही है, ये सीधे सीधे दर्शाती है कि कहीं ना कहीं कुटुंब भाव काफी हद तक एक हैवी लोडेड एनर्जी से घिरा हुआ है। अब देखिए, इसी महीने ये सारी जो एनर्जीज हैं ये डिसिपेट, मतलब डिस्ट्रीब्यूट होने वाली है, आगे बढ़ने वाली है। जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा कि सूर्य का गोचर, शुक्र का, बुध का, इन सबका गोचर होने वाला है। ये आगे चल के वृश्चिक राशि में आगे बढ़ने वाले हैं। तो ये अपने अपने काल, इसके टाइमलाइन मैंने शुरुआत में दे दी है, आप उसे जरूर देख सकते हैं एक बार वापस जाके। अब लग्नेश और कुटुंबेश, लग्नेश और कर्मेश का कुटुंब भाव में होना, इसका अर्थ है कि कहीं ना कहीं आपकी कुटुंब के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ रही है। यहाँ पर कहीं ना कहीं आप जो हैं अपने कुटुंब के प्रति, कहीं ना कहीं आपकी जो अपेक्षाएं हैं, आपसे जो की गई अपेक्षाएं हैं, वो आपको बॉक्ड अप कर रही है। क्योंकि दूसरे भाव में इतने सारे ग्रह जब होते हैं, तो वो आपकी वाणी को, आपके खान पान को, आपके जीवन में बड़े सारे केओस भी बनाते हैं। क्योंकि वहीं पे सूर्य केतु, वीनस केतु, बुध केतु, ये सारे युतियां हो रही है। देखिए, इन तीनों ग्रहों की युतियां केतु के साथ में जब होती है, तो इन सभी चीजों को लेकर किंतु परंतु निर्माण करती है। शुक्र केतु की युति है, तो ये एक व्यभिचार योग है। इस योग में कहीं ना कहीं आप भूखे रह रहे हैं। भूखे रह रहे हैं, इसका अर्थ है कि कहीं ना कहीं रिलेशनशिप की इश्यूज हैं, जिनको एड्रेस करना बहुत जरूरी है। पीछा छोड़ देना या पीछा छुड़ाना, इन सब चीजों से गलत बात है। जब तक आप इन सब चीजों को क्लोजर नहीं देंगे, तब तक आप भी कहीं ना कहीं मुक्त नहीं हो पाएंगे। दूसरे भाव में सूर्य केतु, मतलब पितृदोष, पितृ से संबंधित, पिता से संबंधित, माता से संबंधित किसी न किसी तकलीफ से ग्रसित हैं आप। हो सकता है कि आपकी माता की तबीयत खराब चल रही है और उस चीज को लेकर आप ग्रसित हैं, या फिर चीजें चल रही है बट आप परिणाम नहीं हो रहा है आपके ऊपर उस चीज का, या उस चीज का परिणाम जो है वो दिखाई नहीं दे रहा है। बड़ी असमंजस कंडीशन में है आप। बुध केतु मतलब वाणी में कहीं ना कहीं कठोरता है। वाणी के द्वारा जो आप अपनी बुद्धि का यूज करके जो वाणी यूज करते हैं, बोलते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, उसमें कहीं ना कहीं कठोरता है। सामने वाले को हर्ट होने की फीलिंग या हर्ट होने की बातें आप कह रहे हैं। क्योंकि ये चारों ग्रह जो है ये कहीं ना कहीं केओस करते हैं। और सूर्य का नीच का होना यहाँ पर, क्योंकि व्ययेश का नीच का होना, इसका अर्थ है कि व्यय के सुख में पूरी तरह से कमी आना है। मतलब आपके फिजिकल वेलबींग में, आपके फिजिकल प्लेजर को लेने में, इन सभी चीजों में कहीं ना कहीं कमी आई है। खर्चे को लेकर आप दिक्कत में हैं, खर्चे को लेकर आप सोच रहे हैं बहुत ज्यादा। आप अभी इन्वेस्टमेंट को लेकर सोच रहे हैं कि पेंशन प्लान कैसे करूं, पेंशन की, आज तो मैं नौकरी कर रही हूं या कर रहा हूं, बट 20 साल बाद कैसा रहेगा अगर आज मैंने सेविंग नहीं करी तो। आप अभी कहीं ना कहीं चिंताओं में भी ग्रस्त हैं कि
अचानक से पैसा कहीं टैक्स में चला जाता है, अचानक से पैसा किसी हॉलिडे को प्लान करने में चला जाता है और मैं सेविंग नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ। ये सभी चीजें आपको एक ऐसी मनस्थिति दे रही हैं जिसके कारण आप अपने आप को काफी बग्ड अप फील कर रहे हैं, बहुत ज्यादा एनर्जी लॉस फील कर रहे हैं। अब पराक्रम और अष्टम भाव का स्वामी मंगल जो है वो दशम भाव में बैठा हुआ है। दशम भाव देखिए आपकी, यहाँ पे मंगल जो है वो वक्री होकर है। इसका अर्थ है कि जब तक मंगल चल रहा था तब तक आपके एफर्ट सही दिशा में जा रहे थे, बट जैसे ही आपका पराक्रम का स्वामी या आपके आपके अष्टम भाव का स्वामी जो है वो जैसे ही वक्री हुआ, कहीं ना कहीं मंदी आई है, कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग गलत हुई है, कहीं ना कहीं चीजें जो है वो गलत तरीके से मोल्ड हुई हैं। अब ये आपके पैतृक संपत्ति को लेकर हो सकता है, घर में खेती बाड़ी के पार्टीशन को लेकर हो सकता है कि जो बातें हुई थी, जो डील हुई थी, उस डील में जो जो लोग शामिल थे उसमें से कुछ लोग अपनी बातों से मुकर गए और उसका स्ट्रेस आप के फैमिली में चल रहा है और आप भी उस चीज को फील कर रहे हैं। अब कहीं ना कहीं आपके खुद के प्रयत्न में भी कमी है, क्योंकि वृश्चिक राशि जो है वो तीसरे स्थान की मालिक है और यहाँ पे आप प्रयत्नशील कम हो रहे हैं। दशम स्थान में मंगल का होना ये आपसे अपेक्षा कर रहा है कि आप अपने निज दोष के कारण, अपने कर्म के अभाव के कारण कहीं ना कहीं पीछे पड़ जाएंगे। इसका जो फल है आपको आगे चल के भुगतना पड़ेगा। चतुर्थ भाव और सप्तम भाव का स्वामी गुरु जो है ये चतुर्थ भाव से चौथा बैठा हुआ है, मतलब सप्तम भाव में। माता के हेल्थ में डेफिनेटली प्रॉब्लम है। माता की तबीयत को लेकर कहीं ना कहीं घर में दिक्कतें चल रही हैं, वो काफी कुछ चीजों से जूझ रही हैं, क्योंकि मंगल की सीधी सीधी दृष्टि कहाँ है? चतुर्थ स्थान पे है। और यहाँ मंगल कौन है? चतुर्थ स्थान से व्ययेश है, और व्ययेश का चतुर्थ स्थान को देखना मतलब आइदर अगर आपका घर परिवर्तन हो जाता है तो शायद हो सकता है कि आपकी माता की तबीयत की प्रॉब्लम ना रहे, परंतु घर परिवर्तन नहीं हो रहा है, आप घर में ही रहे हैं, तो फिर माता की तबीयत को लेकर कहीं ना कहीं उच्च नीच है। यहाँ पर हल्के में मत लीजिएगा इस चीज को। सप्तम भाव और चौथा भाव दोनों के स्वामी गुरु हैं और वो वक्री है, और 24 नवंबर तक ये जो तलवार है ये तलवार अटकी रहेगी। दो ग्रह वक्री चल रहे हैं, गुरु और मंगल, और जब ग्रह वक्री होते हैं तो अपना जो प्रभाव है वो मंद गति से देते हैं, वो पेंडिंग कर्मा दिखाते हैं। आपने उसको टिक मार्क नहीं किया, उस इनकम्प्लीट कर्मा को पूरा नहीं किया, तो आपको बैशिंग मिल सकती है आगे चल के, चाहे वो आपके, अब यहाँ पे आपके बिजनेस से संबंधित हो सकती है, आपके पत्नी से संबंधित या पति के संबंधित, या फिर आपके माता से संबंधित हो सकती है। सोचिए, विचार करिए इस पर। पंचमेश और षष्ठ शनि है। षष्ठ भाव का स्वामी अपने से पंचम स्थान में है। इसका अर्थ है कि नौकरी को लेकर कहीं ना कहीं आप चिंतित हैं। आप सोच रहे हैं कि आगे की दिशा में मैं किस तरह से प्रयत्न करूं कि मुझे नौकरी अच्छी मिले। नौकरी अच्छी मिले इसके लिए विचार जरूर है, बट कर्म नहीं है। तो जब तक आप प्रयत्न करेंगे नहीं तब तक कुछ नहीं होने वाला है। बुद्धि के स्थान पे शनि है। देखिए, तो शनि जो है वो बुद्धि भी देते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि बुद्धि कैसी है? सात्विक है, तामसिक है कि राजसिक है? शनि जो है, शनि एक ऐसा ग्रह है जहां तीनों ही तत्व आते हैं, सत भी, तम भी और रज भी, परंतु वो कौन से रूप में एक्टिवेट हो रहे हैं इसका देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करेंगे भाग्य भाव की। भाग्य भाव की बात हमने कुटुंब भाव के समय नहीं कर पाए, तो अब हम समझते हैं कि कुटुंब भाव में जो भी केओस चल रहा है उसके कारण भाग्य तय हो रहा है। कन्या लग्न के जातकों के लिए, बहुत सारे लोगों के लिए कहीं ना कहीं कुटुंब में वृद्धि हुई है, शादी ब्याह के चांसेस हुए हैं, या आने वाले समय में शादी कर रहे होंगे, परंतु भाग्य की बलवत्ता, भाग्य का चमकना या भाग्य की साथ मिलना तभी होगा जब आप अपने पेंडिंग कर्मों को, मतलब 6वें भाव, 8वें भाव, 12वें भाव, इवन अभी के फिलहाल की स्थिति में सूर्य केतु, वीनस केतु, बुध केतु जो युति बनी हुई है, जो आपसे डिमांड कर रही है, जब तक आप उस चीज को फुलफिल नहीं करते हैं, सिर्फ अपना अपना सोचेंगे तो चीजें नहीं बनेंगी।
बाकी सभी भावों के बारे में मैं बात कर चुकी हूँ, लाभ भाव के बारे में अब बात करूंगी। लाभ भाव में चंद्र है, तो आपका लाभ कैसा है? कभी अमावस है, कभी पूर्णिमा है। तो जब पूर्णिमा होता है तब सही रूप से, सही तरीके से डिसीजन अगर आप लेते हैं तो अमावस्या का सा टाइम पीरियड, वो तिथियां आपके लिए डिफिकल्ट नहीं जाएंगी। व्यय भाव का स्वामी सूर्य अभी नीच का होकर पड़ा हुआ है, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी दूसरे भाव मतलब कुटुंब भाव के समय बात कर चुकी हूँ। तो ये इस प्रकार से कन्या लग्न के जातकों के लिए, कन्या राशि या कन्या का जिनका सूर्य है, उनके लिए ये महीना इस प्रकार से रहेगा। जो जो अनुभव होते हैं वो जरूर वीडियो के कमेंट सेक्शन में प्रयत्न कीजिए कि आप साझा कर सकें। बड़े बड़े अच्छा लगता है आपके विचारों को, आपके इवेंट्स को, आपकी लाइफ में होने वाली चीजों को पढ़कर एक शांति भी मिलती है कि जो भी चीजें हो रही हैं, क्या ये सच में घटना क्रम कहीं अपनी पत्रिका के इस विद्या के माध्यम से कहीं कुछ मैच होता है, फलीभूत होता है, तो पढ़कर अच्छा लगता है। देखिए, मुझे अंत तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जल्द ही आपसे नए वीडियो में मिलूंगी। थैंक यू सो मच।